तो देखिए स्टूडेंट, मैं फिर आप सभी के सामने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये थी। उसने 12,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 1,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। उस वर्ष के देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि अधिकतम 1 लाख रुपया कर मुक्त हो, आयकर की दरें निम्नानुसार है। क्या क्या दिया गया है, अगर 1.5 लाख रुपये तक के आया तो कोई कर नहीं लगेगा, कोई आयकर नहीं लगेगा। 1.5 लाख से 3 लाख के बीच आया, 1.5 लाख 1 रुपये से 3 लाख के बीच 10% लगेगा, 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख के बीच 20% लगेगा और शिक्षा ऊपर 3%। ठीक है, तो देय आयकर की हम लोग को गणना करना है। 2020 के ABC तीनों सेट में प्रश्न आ चुका है। 5 नंबर का प्रश्न है, 2024 में फिर से आ सकता है। आपके गणित के बुक में जो तीसरा इकाई है वाणिज्य गणित है ना, वाणिज्य गणित में 3 प्रश्न आएंगे, 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के 1 प्रश्न आएंगे, उसके साथ एक अथवा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं अपन। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न बड़ा है और हमारे पास सॉल्व करने के लिए जगह छोटा है, तो ध्यान से समझिए। और कॉपी में आप पूरा डिटेल में लिखिएगा, है ना, कि कर्मचारी की वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपया, ऐसे करके लिखना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लिखना, दिया गया है 3 लाख रुपये वार्षिक आय, है ना। और फिर 12,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी वार्षिक जमा करता है 12,000, वार्षिक के हिसाब से इसका गणना होता है। ठीक है, और फिर 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितना जमा कर डाला, वो 12,000 रुपये इसमें भी जमा कर डाला। ठीक है, तो माने भविष्य निधि में जमा किया। उस वर्ष देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर की गणना पूर्व सामान्य भविष्य निधि में नियोजित अधिकतम 1 लाख रुपये कर मुक्त है। सिर्फ 2 ही खर्चे किए हैं इसने, है ना। एक क्या किया है, 12,000 रुपये बीमा किया है, 1,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि मात्र। तो टोटल कितना खर्चा किया, 12 24,000 रुपये मात्र इसने खर्चा किया है। और 1 लाख रुपये तक का कर मुक्त है, मतलब 24,000, 1 लाख या 1 लाख से कम, तो 24,000 भी कर मुक्त है। तो टैक्स जिसका लगेगा नहीं उसको हटा देते हैं। ठीक है, 3 लाख रुपये में से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो 24,000 को माइनस कर देंगे, तो 3 लाख में से 24,000 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 0 0 0। 10 में 4 घटाए 6, है ना, 9 में 2 घटाए 7। ठीक, और ये 2,76,000 रुपये बचा है। तो 2,76,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। अब 1 लाख रुपये तक के हम तो नहीं आता, उससे ज़्यादा के में आता है। 1.5 लाख से 3 लाख के बीच आ रहा है, इसमें 10% मतलब टैक्स लगेगा। ठीक है, 10% टैक्स लगेगा, लेकिन 1.5 लाख रुपये तक के कोई भी टैक्स नहीं है, तो इसमें से 1.5 लाख हटा देंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 2,76,000 में से क्या करेंगे, 1.5 लाख हटा देंगे, क्योंकि उसमें कोई कर नहीं है, तो 1.5 लाख यहाँ पर अपन हटा देते हैं। ठीक है, और इसका निकालते हैं क्या, 10%, है ना। इसका निकालते हैं 10%, मतलब गुणित 10/100, ऐसा। ठीक है, निकाल लेते हैं कितना आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचेगा, 2,76,000 में 1,50,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1,26,000, इतना बचेगा, 1,26,000 बचेगा। मतलब इसी का 10% निकालना है। 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा, 12,600 रुपया इसका क्या आ जाएगा, 12,600 रुपये इसका टैक्स आ जाएगा। अब उसमें क्या लग रहा है, 3% शिक्षा उपकर लग रहा है। 3% क्या लग रहा है, शिक्षा उपकर लग रहा है। तो 12,600 का 3% निकाल देंगे, गुणित 3/100, है ना। तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 327 रुपये शिक्षा उपकर। मतलब टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 12,600 प्लस 378। जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है, तो 0 में 8 जोड़े 8, 0 में 7 जोड़े 7,
6 में 3 जोड़े 9 और ये 12,978 रुपये देय आयकर है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे पूरा जमा के लिखना, आय इतना, वार्षिक बीमा में इतना, मासिक जमा आय इतना, कुल खर्चा इतना, 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है इसलिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इतना बचा। सारणी में है, दूसरे सारणी में आता है तो 10% इस पर टैक्स लगेगा, तो 1.5 लाख रुपया पे नहीं है इसलिए 1.5 लाख हटा दिए हैं। जो बचा उसका 10% निकालें तो कितना आया, 12,600, और 3% शिक्षा ऊपर है, 12,600 का 3% निकाले 378 ये निकल गया। तो इस प्रकार से उसको भी जोड़ दिए 12,600 में, तो आंसर आ गया अपना, है ना। ठीक है, तो आयकर की दरें निम्नानुसार है, तो अपने को क्या करना था, आयकर की गणना करना था, दे आयकर। तो लिखेंगे क्या उत्तर, अतः उस वर्ष देय आयकर 12,978 रुपये था। देखो ये वाला जो है ना प्रश्नावली 2 है ना, इसका जो प्रश्नावली 2 इस चैप्टर का बैंकिंग एवं कराधान का, उसमें से एक ठो क्वेश्चन आना अच्छा है, निश्चित है एक क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी, और क्या बोलते हैं, आवर्ती और सावधि वाला क्वेश्चन आ सकता है अथवा में इसके साथ, लेकिन ये वाला आना अच्छा प्रश्नावली 2 का, और 2 एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं आगे प्रश्न। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र के आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पहला इकाई जो है ना बीजगणित, उसका ये प्रश्न है, और 6 नंबर का प्रश्न है। 2020 ABC में प्रश्न आ चुका है तीनों सेट में, और जो बीजगणित है उसमें से क्या आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा 1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, और 6 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न आ सकता है उसमें। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से अपन देखते हैं यहाँ पर हल इसका। सबसे पहले क्या 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरी आयु क्या थी, मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो पहले क्या ले लेते हैं, माना मेरी आयु ले लेते हैं, मेरी आयु क्या है x। ठीक है, और मेरे पुत्र की आयु y। ठीक है, ये हो गया अलग अलग। अब यहाँ पर क्या बोल, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, लिख लेना 5 वर्ष पहले मेरी आयु, भाई 5 वर्ष पहले 5 कम हो जाएगा, जितना भी आयु है उसमें 5 कम हो जाएगा, और मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु में भी क्या हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले की बात। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है, 5 वर्ष पहले क्या बोल रहे हैं, मेरी आयु मतलब x - 5 क्या था, मेरे पुत्र की आयु मतलब y - 5 के क्या था, तिगुनी था, पुत्र की आयु के तिगुनी के बराबर था, ये बोल रहा है। इसको जरा अब सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेना इसको प्रश्नानुसार करके। तो x - 5 3 और y का मल्टीप्लाई, 3y - 3 5 जब 15। ठीक है, तो x प्लस 3y पक्षांतर होकर -3y बराबर इधर -15 बचा, -5 पक्षांतर होकर +5, तो x - 3y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में प्लस में तो घटेगा, 15 में 5 घटेगा 10 आएगा, बड़ी संख्या 15 उसका चिन्ह -10 ही होगा, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला था, 10 वर्ष पश्चात। भाई अब 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, दोनों की आयु में 10 की वृद्धि हो जाएगा। मेरी आयु x है अभी, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, है ना। और मेरे पुत्र की आयु, उसका भी आयु क्या हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, मतलब y - 10, सॉरी 10 वर्ष पश्चात बोल रहे तो जुड़ेगा y + 10। तो क्या बोला था, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या होगा, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु जो है, मेरी आयु क्या x + 10 क्या हो जाएगा, मेरी आयु
मेरे पुत्र की आयु की दुगनी थी। पुत्र की आयु क्या है, y+10 उसकी दुगनी, ऐसा ये था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+10, 2 और y का मल्टीप्लाई 2y, 2 और 10 का मल्टीप्लाई 10 2 जा 20। ठीक है, अब x +2y साइड चेंज होके -2y, इधर 20 बचा, +10 साइड चेंज होके -10, तो x - 2y = 20 में 10 माइनस के 10 बचा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये हो गया दो चर का रैखिक समीकरण, दो ठो प्राप्त हुआ। इसमें सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी चर का जो है गुणांक सेम होना चाहिए। हाँ, x और x का गुणांक सेम है तो घटा करके क्या कर सकते हैं, इसमें से एक में से 2 को घटाएंगे तो x गायब हो जाएगा, तो y का आराम से निकाल सकते हैं मान। तो इसे कर लेते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को लिख लेते हैं x - 3y = -10, फिर उसके बाद x - 2y = 10। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, +10 -10 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, x - x हो जाएगा। यहाँ पर देखो -10 - 10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, दोनों ही माइनस में जुड़ के आएगा, वही चिन्ह आएगा। ये -3y + 2y, एक माइनस में प्लस में घटेगा, 3y में 2y घटेगा, 1y बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, -y = x - x कैंसिल। देखो -y -20 दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, 20। y का मान क्या प्राप्त हुआ, 20। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोला था, तो y किसका माने थे, मेरे पुत्र की आयु y, तो मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष से निकल गया अभी। ठीक, अब उसके बाद आगे बनाते हैं, इसके आगे बनाते हैं। y का मान क्या कर देते हैं, किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में जिसको मानना है, समीकरण 2 में जैसे कि रख देते हैं या 1 में भी रख सकते हो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर करके लिख लेना। तो समीकरण 2 क्या है, देखो जरा यहाँ पर x - 2y, तो x - 2y की जगह क्या रखेंगे, इसका वैल्यू 20 है ना, 2y बराबर क्या है यहाँ पर 10, ये तो यहाँ पर x - 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 = 10, -40 पक्षांतर हो गया +40, तो x = 10 + 40 क्या हो जाएगा 50। तो x क्या माने थे, मेरी आयु माने थे, तो 50 वर्ष मेरी आयु होगा, और पुत्र की आयु y माने थे। यहाँ पर देखो ना, मेरी आयु x, तो मेरी आयु x का मान 50 वर्ष आया, और मेरे पुत्र की आयु y माने थे, तो y का मान 20 आया। यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, बहुत इजी बनेगा ये सब क्वेश्चन आपसे। तो देखते हैं इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी बीजगणित का ही प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, पहले इकाई का। ठीक है, इसको देखते हैं हल। सबसे पहले दिया गया है, प्रश्न ही पढ़ लेते हैं पहले। एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि p क्यूवां पद का मान 1 होगा। ठीक, दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, अर्थात TP = 1/q। ठीक, और क्या दिया है, क्यूवां पद P है ना, क्यूवां पद P है, 1/p है, अर्थात क्या हो जाएगा, TQ = 1/p है ना। और क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी
का nवां पद। क्या होता है nवां पद का मान? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब पीवां पद के लिए क्या हो जाएगा? Tp इक्वल टू a प्लस n की जगह p माइनस 1 इंटू डी। और Tp का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, Tp का वैल्यू क्या है? 1/q है ना। तो 1/q इक्वल टू a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया समीकरण 1 है ना। ये पीवां पद के लिए हो गया। और ऐसे क्यूवां पद के लिए tq इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा? q माइनस 1 इंटू डी। अब tq का मान क्या होता है? tq का मान 1/p यहाँ से रख देंगे, 1/p बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 2। देखो दोनों में a है, एक में 2 घटा देंगे तो 1 गायब हो जाएगा, डी का मान आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, 1 में 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा? 1 में 2 को घटाएंगे तो लिख लेते हैं 1/q माइनस ये आ जाएगा 1/p, या फिर ऐसे पूरे समीकरण को ही लिख लेता हूँ, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और ये q वाला 1/p सॉरी p वाला a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, सब प्लस में सब माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो p माइनस 1 इंटू डी, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, a माइनस a कैंसल, इधर 1/q माइनस 1/p। ठीक है, अब देखिए ये p का 1 से मल्टीप्लाई p माइनस q का 1 से मल्टीप्लाई q और p का मल्टीप्लाई यहाँ pq इक्वल टू, इन दोनों में d कॉमन निकल जाएगा, बचेगा इसमें d कॉमन निकलेगा, p माइनस 1 बचेगा, इसमें d कॉमन निकलेगा तो माइनस प्लस माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा? p माइनस q बाई पी क्यू इक्वल टू डी, p आ जाएगा, -1 + 1 कैंसिल है, माइनस q। ठीक है, p माइनस q। अब देखो आगे, ये p माइनस क्यू बटे पी क्यू है, और ये वाला जो p माइनस क्यू है पक्षांतर होकर उधर चले जाएगा, इधर d बच जाएगा, p माइनस क्यू यहाँ नीचे आ जाएगा पक्षांतर होकर, तो p माइनस क्यू कैंसिल एक बार में, तो 1/पी क्यू बराबर क्या आ गया? d का मान आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल आएगा। ठीक है, तो d का मान क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 1/pq। ठीक है, तो 1/q बराबर a प्लस इसका गुणा करेंगे p इंटू 1/pq माइनस 1 इंटू 1/pq, अंदर गुणा किया तो 1/q इक्वल टू a प्लस ये p क्या हो जाएगा? कैंसल, 1/q बचेगा माइनस a के कम 1/pq। ठीक है, तो 1/q प्लस pq पक्षांतरों के माइनस प्लस 1/q पक्षांतरों के माइनस 1/q माइनस 1/pq पक्षांतर होकर प्लस 1/pq हो जाएगा, बच जाएगा उधर केवल a। तो ये 1/q माइनस 1/q कैंसल हो गया, 1/pq बचा, a का मान आ गया 1/pq। ठीक, ये आ गया। अब अपने क्या सिद्ध करना है? pq में पद का मान 1 है ना, तो pqवां पद, तो pqवां पद, ये जो समीकरण है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके लिए था? nवें पद के लिए। pqवां पद के निकालेंगे तो n के जगह क्या रखेंगे? pq इक्वल टू a प्लस n के जगह pq माइनस 1 इंटू डी। अब सब का मान रख देते हैं tpq इक्वल टू a का मान क्या है? प्रथम पद 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी का मान रख देते हैं, d का मान क्या है? 1/pq है, d का मान भी 1/pq, a का मान भी 1/pq, तो 1/pq। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो tpq मतलब pqवां पद का मान बराबर 1/pq, और अंदर गुणा करेंगे तो pq के साथ 1/pq का गुणा होगा, pq गुणित 1/pq
और फिर -1 के साथ 1/PQ का गुणा होगा, -1 के साथ 1/PQ का गुणा। ठीक है, यहाँ पर TPQ बराबर 1/PQ प्लस, देखो PQ और PQ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। ठीक है, -1 1 जा 1/PQ। अब देखो TPQ बराबर 1/PQ माइनस 1/PQ कैंसिल, बचा मात्र 1। तो यही सिद्ध करना था, PQ में पद का मान 1 है, यही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के PQ में पद का मान 1 है। तो TPQ मतलब PQ में पद का मान क्या है, 1 है, यही सिद्ध करना था और ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया, सिद्ध करना है कि करके लिख लेना, सिद्ध करना है कि TPQ बराबर 1, PQ में पद का मान 1 है अर्थात TPQ बराबर 1 ऐसे करके तो ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर का प्रश्न। देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, समीकरण हल कीजिए cos थीटा बटे cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। ये सिद्ध करना है, ये समीकरण को हल करना है। 6 नंबर का प्रश्न है और आपका जो चौथा इकाई है त्रिकोणमिति, उसमें का ये प्रश्न है। उसमें क्या है, टोटल 10 नंबर का प्रश्न आएगा। एक देखो दो ही इसमें क्या है, चैप्टर हैं और इसमें 2 चैप्टर हैं, 10 नंबर का प्रश्न आएगा। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ये। ठीक है, 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, इसमें 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। मतलब टोटल 10 नंबर का प्रश्न आएगा। 4 क्वेश्चन आएगा इसमें से, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन आएगा इसमें से। और ये प्रश्न जो लिखा हुआ हूँ मैं, ये 2019 और 2017 ABC तीनों सेट में आ चुका है 6 नंबर का प्रश्न। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल। ठीक है, दिया गया समीकरण सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया गया समीकरण। जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेता हूँ। क्या दिया गया है भाई, cos थीटा बटे cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे cosec थीटा माइनस 1 बराबर 2। अब इन दोनों में से तो cos थीटा कॉमन निकल जाएगा। देखो दोनों में cos थीटा है, cos थीटा मैं कॉमन निकाल लेता हूँ सबसे पहले। बचेगा क्या, 1/cosec थीटा प्लस 1। अच्छा 1 कैसे आया भाई, cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे तभी तो cos थीटा आएगा ना, इसलिए 1। अब ये 1/cosec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के cosec थीटा माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 से तो जिसका गुणा होता है वही आता है, तो cosec थीटा माइनस 1 ही आ जाएगा। प्लस cosec थीटा प्लस 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो cosec थीटा प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, तो cosec थीटा प्लस 1 और इधर ये हो जाएगा इन दोनों का गुणा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखते जाओ जरा, cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cosec थीटा, 2 cosec थीटा हो गया, -1 प्लस 1 कैंसल। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ये 1/sin हो जाएगा cosec, तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा, तो 1/sin। इसको कैसे देखो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस से ऊपर चले जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos बटे sin cot होता है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया cos थीटा, है ना, और ये हो गया 2 इंटू cosec थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, इसका उल्टा होता है इसलिए। cot थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू।
देखो साइन एक नीचे में है या 2 यहाँ पर है तो एक ठोक कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस थीटा एक है या 2 है तो यहाँ एक ठोक कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर में 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई ये हो जाएगा कॉस थीटा नीचे इक्वल टू 2। और साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 2 10 थीटा इक्वल टू 2। तो 10 थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा 2/2, तो 2 1 जा 2, 10 थीटा इक्वल टू 1। 10 का कौन सा मान 1 होता है, अब 10 30 का 1/√3, 10 45 का क्या होता है 1। 10 थीटा बराबर 1 का जगह 10 45 भी लिख सकते हैं। 10 10 कैंसल, थीटा बराबर क्या आ गया 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। थीटा का ही मान अपने को निकालना था, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अब आज का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न अपन देखते हैं। ठीक, देखिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये भी क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है, इसको हल करते हैं। पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब मंदिर का शिखर 30 अंश का और झंडा जो है 60 अंश का कोण बना रहा है भूमि के किसी बिंदु से। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर दी है, मान लो ये मंदिर का ऊंचाई है 10 मीटर, ए बी है ये मंदिर का नाम है ना, और इस पर चलो एक झंडा लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गया इस पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक झंडा। ठीक है, ए बी इसको रख लेते हैं सी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर, मान लो भूमि का बिंदु यहाँ पर है, ये क्रमशः 30 अंश, मतलब ये हो गया मंदिर का शिखर 30 अंश का कोण यहाँ से बना रहा है ऐसे, ये इसको मान लेते हैं ई डी। चलो ठीक है, और क्या बना रहा है 60 अंश का कोण। इसका झंडा जो है, झंडा वाला ये क्या बना रहा है 60 अंश का बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर अपन लिख चुके हैं तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब सीबी का मान ज्ञात करना है, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेना, दिया गया है ऐसा ऐसा करके। तो त्रिभुज सबसे पहले मैं बना देता हूँ, त्रिभुज किससे, ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से है ना, त्रिभुज ए डी बी से क्या लेंगे, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है ना, लंब क्या है ए बी बटे इसका आधार क्या है ए डी, ए बी बटे ए डी। तो tan थीटा का मान क्या है 30 अंश है, 30 अंश है ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए, बराबर ए बी का मान भी है 10 बटे ए डी का मान पता नहीं, यही पता करना है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 10 बटे ए डी का गुणा 1 के साथ हो जाएगा ए डी एकम ए डी, √3 का गुणा 10 के साथ 10√3, ये हो गया 10√3 मीटर, ये हो गया ए डी का मान। ठीक, अब त्रिभुज, बड़ा जो त्रिभुज है ए डी सी उसको लेते हैं, या ए सी डी बोल सकते हैं। त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसका ए सी बटे आधार क्या है ए डी। ठीक, tan थीटा का मान क्या है इसमें 60 अंश है, बड़ा वाला। ठीक, 60 अंश ए सी, अब ए सी 2 पार्ट में बना है ना, देखो ए सी यहाँ से यहाँ तक ए बी है और बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी मिला के क्या बना है ए सी बना है। अब बटे ए डी का मान यहाँ से 10√3 मीटर रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो देखो tan 60 का मान क्या होता है √3 इक्वल टू ए बी है ना, ए बी का मान भी अपने क्या है पता है, ए बी मंदिर की ऊंचाई है 10 मीटर प्लस बी सी यह झंडा, झंडे की ऊंचाई यही ज्ञात करना है, बी सी का मान है 10√3, तो 10√3 है, भाग में है गुणे में आ जाएगा, √3 गुणे 10√3 बराबर 10 प्लस बी सी, तो √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, 3 दहम 30 बराबर 10 प्लस बी सी प्लस 10 पक्षांतर हो -10 बराबर बी सी, 30 में 30 में 10 घटाए 20 बराबर बी सी। तो यही था क्या, बी सी निकालना था ना, झंडे की ऊंचाई
20 ही, तो 20 मीटर निकल गया। अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक, इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब इसके बाद ये हो गया आज के 5 प्रश्न खत्म। कल मैं फिर से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊँगा। तब तक के आप खूब मेहनत कीजिए। ठीक है।